नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है काफ़ी जटिल और उलझाऊ प्रक्रिया है और यही कारण है कि छात्रों को वर्षों नियोजन के लिए इंतजार करना पड़ता है, सड़कों पर आना पड़ता है और बाद में ये भी होता है कि हाई कोर्ट पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देता है। ऐसा ही हुआ हाई स्कूल और +2 के छठे चरण के नियोजन को लेकर। क्या है आखिर प्रॉब्लम? एसटीईटी वाले क्यों सड़कों पे आ रहे हैं? क्यों उनको पहले वादा किया गया था कि जितने लोग पास करेंगे सबकी नौकरी रखी गई है, बाद में वादा खिलाफी हो गया। इन सभी को बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमित विक्रम जी, जो कि प्रदेश संयोजक हैं टीईटी शिक्षक संघ की। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले जो कल तो खबर आया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों का जो नियोजन प्रक्रिया था उस पर रोक लग गया। क्या कारण था रोक लगने का और कैसे अब आगे का रास्ता क्या होगा? जी, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि विभागीय पदाधिकारी जो हैं वो अपने स्वयं विभाग के जो नियमावली हैं उसकी अवहेलना कर नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली चल रही थी उसमें भी यही हुआ है। छठे चरण के नियोजन में कोर्ट का आदेश था कि सीटों की गणना 30 जून 2019 तक की जाए। इन्होंने नहीं किया। 6 महीने वेट करते रहे, इनफैक्ट 8 महीने वेट करते रहे। इन्होंने जाकर के फरवरी 2020 में आदेश निकाला कि सीटों की गणना 2019 के आधार पे 30 जून 2019 के आधार पे कीजिए। फिर लॉकडाउन लग गया और उसके बाद से प्रक्रिया लंबित रह गई। उससे पूर्व में जो पहले से लेकर के चौथे 5वें चरण तक बहाली चली उसमें यह नियम था कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से पीजी जिन्होंने किया है, ग्रेजुएशन जो हाई स्कूल के लिए है ग्रेजुएशन और जो +2 के लिए है पीजी, तो उनको 5 पॉइंट्स का ग्रेस मार्क्स मिलता था। छठे चरण में आकर के इन्होंने वो ग्रेस मार्क्स को लिमिट कर दिया, 4 विषय से कम करके 2 विषय में कर दिया, सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इसके विरोध में भी अभ्यर्थी चले गए कि जब आप एक ही बहाली को 2012 से लेकर के 19 तक चला रहे हैं तो 2017 तक वो चलते रहे। 5 चरण तक आपने 4 विषयों में ग्रेस मार्क दिया, लेकिन छठे चरण में जाकर के आप कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ 2 विषयों में ग्रेस मार्क्स देंगे। तो ये 2 मुख्य न्यायाधीश थे हाईकोर्ट के, जिसका अनुपालन ये लोग नहीं कर रहे थे। इस वजह से पूरे छठे चरण की बहाली पर स्टे लगा दिया गया है और फिर से सीटों की गणना कर आवेदन देने की तिथि जारी की गई है। और अब ये प्रक्रिया जिसको कि 2019 में ही खत्म होना था, ये आगे चल करके 2021 के अंत तक में भी शायद ही समाप्त हो पाए, क्योंकि डेट तो दिया गया है कि दिसंबर 2021 में समाप्त हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। इसमें अभी भी बहुत सारे पेच हैं। हो सकता है अब विरोधी पक्ष फिर से कोर्ट चले जाएं, क्योंकि होता तो यही है। आपने एक डिवीजन क्रिएट कर दिया अभ्यर्थियों के बीच में, कह दिया कि नहीं, हम 2 ही विषय को देंगे, तो बाकी 2 वाले कोर्ट चले गए। अब ये 2 जीतेंगे तो फिर वो 2 कोर्ट चले जाएंगे। तो विभागीय नासमझी के कारण, नासमझी है सर या जानबूझ के है? नासमझी है, बिल्कुल नासमझी है। मैं स्पष्ट कहता हूं, बार बार पिछली बार भी कहा था और उसका शायद असर भी हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर और सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर का तबादला भी हुआ है। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर गिरिवर दयाल जी की वजह से ही एसटीईटी में इतना कंफ्यूजन हुआ। नियमावली के अगेंस्ट उन्होंने नोटिफिकेशन निकलवा दिया। तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन पर कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि जो नए लोग आते हैं, जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पर रहते हैं, वो विभाग के नियमों का अध्ययन करें, समझें। जो प्रक्रिया चलती आ रही है उसमें ऑल ऑफ अ सडन आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है और उसकी वजह से सारा कंफ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहाली उलझ जाती है। एसटीईटी पे ही आते हैं। एसटीईटी का आखिर कहाँ जाएगा? ये जैसा चल रहा है अभी कि पहले इन्होंने कहा कि सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी, नोटिफिकेशन वैसा निकाल दिया। फिर उसके बाद हुआ कि मेरिट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट, क्वालिफाइड इन मेरिट, ये 2 डिवीजन हुआ। जी। और अभी ऐसा स्थिति है कि सारे लोग सड़क पे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब इसमें जो चीज मुझे दिख रही है कि हो सकता है एसटीईटी 2019 फिर से एक बार कैंसिल हो जाए। एक बार कैंसिल हुई थी एग्जाम को लेकर। हाँ, एग्जाम कैंसिल हुआ था, फिर दोबारा एग्जाम हुआ जो ऑनलाइन मीडियम से हुआ, रिजल्ट आया, और इस बार रिजल्ट को लेकर के कैंसिल हो जाए। क्यों? तो रिजल्ट तो सही हुआ है। रिजल्ट सही हुआ है सर, लेकिन नियमावली कुछ और है, नोटिफिकेशन कुछ और है। नोटिफिकेशन से अलग अब एक नया रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ये तो गलती विभाग की हुई ना, तो सजा तो विभाग को सजा मिले, लेकिन विभाग को सजा दे कौन? जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला था अब तो दूसरे विभाग में चले गए।
तो आखिरकार जो मंत्री जी अभी वर्तमान में, उस समय मंत्री भी नहीं थे, वो दूसरे थे, वो तो हार भी गए जहानाबाद के चुनाव में। तो दोषी किसको दे सिस्टम, समझ में नहीं आता है कि आखिरकार छात्रों को, शिक्षकों को ही खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है। लेकिन अंततः यह सच्चाई भी है कि इनकी कारस्तानी का खामियाजा भुगतना भी अभ्यर्थियों को पड़ेगा। नोटिफिकेशन के अगेंस्ट रिजल्ट जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में था कि सीट के हिसाब से ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब है कि सीट से 3 गुना रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब जब 3 गुना रिजल्ट जारी हो गया है तो ऑब्वियसली लोग इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि नोटिफिकेशन के अगेंस्ट आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। अब मूल दिक्कत यह है कि इनका नोटिफिकेशन ही गलत था, इन्होंने नोटिफिकेशन ही गलत निकाल कर रखा था। इनको मेरिट लिस्ट जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। मेरिट लिस्ट जब भी जारी करेगी नियोजन इकाई जारी करेगी, तो मामला पूरी तरह से गलतियों पर गलतियां की जा रही हैं। ये आपने नियोजन इकाई का बात की और आप हमेशा से कहते हैं कि नियोजन इकाइयों को भंग कर देना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। बिल्कुल, इस बार भी नियोजन हुआ, लगभग 4000 के आसपास नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी पाया गया। तो कैसे गड़बड़ी नियोजन इकाई में होता है, जरा ये बताइएगा लोगों को कि आखिर कौन कौन किस तरह जानबूझ के किया जाता है या फिर वो गलती से हो जाता है? जानबूझ के किया जाता है। जानबूझ के नियोजन इकाइयों में खास करके जो पंचायत स्तर की नियोजन इकाइयां हैं, जिला परिषद और प्रखंड नियोजन इकाइयां तो काफी हद तक पाक साफ बच जाती हैं, लेकिन जो पंचायत है उसमें बहुत बड़ी धांधली होती है। अभी जो अधिकांश आप सुने 4000 में धांधली हुई, बहुत जगह रद्द हुआ, क्यों हुआ? होता क्या है कि जो नियम बनाया गया है कि आप एक एक करके नाम कॉल करेंगे, जिसका ऊपर में मार्क्स है उसको कॉल नहीं किया, उसका साइलेंट हो गया, किसी उससे कम मार्क्स वाले को ले लिया। ये धांधली हो रही है और इसमें पैसे का बड़ा खेल हो रहा है। एक एक सीट 5 लाख 6 लाख में बिक रहा है। जहां पर अभ्यर्थी जागरूक है वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं और वो रद्द हो रहा है। जहां नहीं जागरूक है, नहीं कंप्लेन कर रहे हैं, रद्द नहीं हो पा रहा है, जैसे तैसे बहाली हो जा रही है। सरकार सीखने का कोशिश नहीं कर रही है। पिछले अपने एक्सपीरियंस से 2006 से 15 तक का मामला जो है वो निगरानी जांच में है कि उसमें गड़बड़ बहाली हुआ, वो भी नियोजन केंद्र से शुरुआत हुआ था। तो फिर वही गलती सरकार आखिर क्यों दोहरा रही है? सर देखिए, एक शेर है कि धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो सिस्टम ही गलत है, इस पे बस ये लोग मरहम पट्टी लगाने का कोशिश करें। सिस्टम को बदल ही नहीं रहे हैं। सिस्टम में जो सुधार चाहिए, नियोजन इकाइयों को भंग करके सेंट्रलाइज बहाली का जो होना चाहिए, टीचर्स को डायरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में लाना चाहिए, वो लाने के बजाय ये पंचायती राज संस्थाओं को ही और मरहम पट्टी लगा के दुरुस्त करने की कोशिश, जो होगा ही नहीं। जो सिस्टम अंदर से ही खोखला है, उस सिस्टम में आप मरहम पट्टी लगा के कितना सुधार करेंगे? अंततः निष्कर्ष यही होगा सर, आप देखेंगे फिर से धांधलियां हो रही हैं, होती ही रहेंगी। मरहम पट्टी करके कहीं जगह दबा छिपा करके धांधलियां होंगी और धांधलियां होंगी। इसमें यह नहीं है कि किसी का भला हो रहा है। जिन अभ्यर्थियों का मेरिट में होना चाहिए उनको मजबूरन पैसा देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, नहीं देंगे बाहर हो जा रहे हैं, कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत है। इस पूरे सिस्टम को सुधारना की जरूरत है, ये नहीं कि आप मरहम पट्टी करें। जब तक ये आईने पर कपड़ा फेरते रहेंगे, साफ करते हैं, कुछ नहीं होगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही नियोजन इकाइयों का, पंचायती राज संस्थाओं को जो एजुकेशन को हैंडल करने का अधिकार दिया गया है, ये ही गलत है। इसको अविलंब सरकार बंद करे, क्योंकि सरकार खुद इतनी बदनामी झेल रही है। आप सोचिए ना कितनी बदनामी होती है, इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग क्यों नहीं उस सिस्टम को हटाना चाहते हैं। सर ये फर्जी शिक्षकों का ही मामला हम उठाते हैं, क्योंकि ये नियोजन में आपने बताया कि धांधली होती है तो फर्जी लोग ही आते हैं। तो फर्जी लोगों का मामला है, निगरानी जांच कर रही है, नियोजन केंद्रों की ही गड़बड़ी थी। 6 साल तो लग गया फोल्डर और डॉक्यूमेंट्स मंगवाने में। क्या आपको लग रहा है कि ये फोल्डर डॉक्यूमेंट जितने लोग संदेहास्पद थे सबके जमा हो गए हैं और निगरानी इनकी पहचान कर लेगा? निगरानी इसकी पहचान नहीं कर पाएगी। अधिकांश जिलों में क्या खेल हुआ है कि जिन शिक्षकों का फोल्डर ऑलरेडी जांच हो चुका था, उन्हीं का फिर से लिस्ट में नाम डाल दिया गया। अच्छा। मान लीजिए किसी जिले में 600 शिक्षकों का फोल्डर गायब है, तो 600 शिक्षकों की बस संख्या थी, सूची नहीं थी। उस 600 की सूची में उन्हीं का नाम डाल दिया जिनकी सर्टिफिकेट्स पहले से जमा है, और उन्हीं को फिर से जांच करके सही दिखा दिया जाएगा। तो इसका मतलब पूरे शिक्षकों का नहीं मंगाया जा रहा है? नहीं, सिर्फ जिनका गायब है उनका ही मंगाया जा रहा है, और उनके बदले में जो ऑलरेडी है उनका ही भेज दिया। बिल्कुल, जो गायब है उनकी सिर्फ संख्या है, सूची नहीं है। अच्छा, मान लीजिए अगर मेरा सर्टिफिकेट जांच हो गया है, तो मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं कि मेरा जांच हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर आपका ही भेज दिया, मेरा ही भेज देगा। तो आपका ही मांगा गया था क्या?
हमारे जिले में तो खैर शून्य था, मुंगेर जिले में अच्छा, शून्य था, अच्छा, एक भी नहीं था। मांगा, सबका जांच हो गया था। लेकिन अन्य जिलों में यही हुआ है, अधिकांश जिलों में जो 94,000 हैं, मैं गारंटी के साथ 94,000 में से 80,000 वैसे शिक्षकों का ही फोल्डर गया है जिनका पहले ही जांच हो चुका है, क्योंकि कोई सूची ही नहीं है कि किसका जांच हुआ किसका नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो फर्जी हैं वो काम करते रहेंगे। सर पूरा सिस्टम ही फर्जी है, ये सिस्टम की ही पैदाइश है। अच्छा। इनको फर्जी कहिए, अवैध कहिए या नाकाबिल कहिए, बनाया किसने है? सिस्टम ने बनाया, और जब तक सिस्टम बदलेगा नहीं ये यूं ही बने रहेंगे, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। सर एक और मामला, लास्ट प्रश्न है। आप लोग पिछले साल धरना प्रदर्शन किए अपने वेतनमान को लेकर, जी। सेवा शर्त को लेकर, और कमेटी भी बना और उसका रिकमेंडेशन भी लागू हुआ। जी। क्या अभी तक संतुष्ट हैं आप? जो आपने लोगों को मांग रखा था, सरकार ने वादा किया था, वो पूरा हुआ है? देखिए मैं बार बार वही बात करता हूँ कि सिस्टम सुधरना ही नहीं चाह रहा है। आपने कमेटी बनाई तो जो संगठन थे हड़ताल में, या स्वतंत्र प्रतिनिधियों से भी, आम जनता से भी, या जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी तो आप सलाह लेते हैं। किसी से कोई सलाह नहीं लेना है। 3 लोगों की कमेटी बनी, आपस में उन्होंने क्या चर्चा की नहीं चर्चा की कोई मतलब नहीं। कमेटी का मतलब क्या होता है? विस्तृत चर्चा की जाए, जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड हैं, शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षक एमएलसी हैं, उनसे तक सलाह नहीं लिया गया, शिक्षक संगठनों से सलाह नहीं लिया गया। जो आम जन है, हो सकता है आपके पास कोई अच्छा सुझाव शिक्षा सुधार के लिए, शिक्षकों की सेवा में सुधार के लिए, किसी से कोई सलाह नहीं। मनमाने ढंग से एक रिपोर्ट पेश किया गया, उसी को पारित भी किया और उसी को लागू भी कर दिया गया। उससे कोई खुश नहीं है, कोई शिक्षक खुश नहीं है उससे। ये तो मान लीजिए कि कोरोना काल है, बहुत सारी प्रतिबंध है, बहुत सारी पाबंदियां हैं, तो कोई विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्थिति में सुधार होगा, बड़े पैमाने पर विरोध होगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन भी होगा। बस इस कोरोना काल को लेकर के सब लोग शांत बैठे हुए हैं। 4 लाख का बहाली होने वाला है, क्या उन लोगों को भी उसी प्रक्रिया में रखा गया है जो आप लोग का बहाली जिस तरह हुआ, यानी वो भी असंतुष्टों की ही संख्या बढ़ा रहा है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ जो भी लोग नए बहाली में आएंगे वो असंतुष्टों की ही संख्या बढ़ाएंगे, और उनके साथ तो ज़्यादा ज्यादती भी हो रही है कि वो आएंगे ट्रेंड होकर के, बीएड डीएलएड करके, हो सकता है पहले किसी विद्यालय में पढ़ाया भी हो, निजी विद्यालय में ही सही, अब वो आएंगे तो यहाँ वो अनट्रेंड के समान 2 साल तक वेतन लेंगे। अच्छा, आपने ट्रेनिंग कर रखी है, बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, लाखों रुपए खर्चे भी किए होंगे उसमें, लेकिन विभाग आपको 2 साल तक अनट्रेंड का वेतन क्यों? मांगेगा। ऐसा क्यों? विभाग का नियम, मेरा मन। तो बीएड क्यों मैंडेटरी किया है? यही तो समझ से बाहर है कि जब आप ट्रेंड लोगों को बहाल कर रहे हैं तो 2 साल तक उनको अनट्रेंड का वेतन देंगे। अच्छा, कहेंगे कहेंगे कि नहीं 2 साल प्रोबेशन पीरियड है। भाई प्रोबेशन पीरियड में कहाँ ऐसा लिखा है कि आप पे स्केल कम करके रखे रहेंगे? जब ट्रेंड आपने बहाल किया, हाँ वहां होती है, जैसे कि मान लीजिए एनडीए में बहाली होती है, आप ट्रेनिंग देते हैं 2 साल, आर्मी में बहाली होती है, ट्रेनिंग कराते हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ तो ट्रेंड होके आए, आप सीधे उसमें पढ़वा रहे हैं, तब 2 साल, मान लीजिए 6 महीने तक भी, चलिए ठीक है 6 महीने तक कोई होता, 3 महीने का होता, 2 साल तक तो उनमें तो असंतोष ज्यादा होगा, उनके साथ तो नाइंसाफी ज्यादा होगी, हो रही है। बहाली में तो जो हो रही सो हो ही रही है, ज्वाइनिंग के बाद जब 2 साल वो दंश झेलेंगे कि जहां उनका वेतन 30,000 होना चाहिए, वहां उनका वेतन 17-18,000 रुपया होगा, कितना उनको अफसोस होगा। तो असंतोष बढ़ेगा ही, और आंदोलन और व्यापक स्तर पे होगा, और बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। संख्या बल भी हमारी बढ़ रही है अब तो। क्या भविष्य देख रहे हैं आप बिहार में शिक्षकों का और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का? देखिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तो जैसे तैसे जो सिस्टम ये लोग करवा ही रहे हैं, करवा ही लेंगे, उसमें कुछ सुधार मुझे होता दिख नहीं रहा है। बड़ी उम्मीद थी कि नए मंत्री जी आए हैं, बहुत ही विद्वान माने जाते हैं, कुछ सकारात्मक सुधार करेंगे। 1-2 कदम तो उठाया है, हम लोगों ने कई बार उनसे कहा था कि जो डायरेक्टर हैं प्राइमरी के और सेकेंडरी के, उन दोनों की वजह से सारा कन्फ्यूजन है, उनको तो हटाया गया है। अब शायद अगर वो कुछ सुधारात्मक कदम उठा पाए, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है, बहाली हो चुकी है, काउंसलिंग हो चुकी है, अगस्त के आधे अगस्त होते 13 अगस्त तक सारी बहाली खत्म हो जाएगी। तो अभी तो इसमें सुधार होता नहीं दिख रहा है। भविष्य में अगर मंत्री जी की इच्छा हो, और जो प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं संजय जी, उनसे भी हमें बड़ा सकारात्मक उम्मीद है कि दोनों मिलकर चाहें तो कायाकल्प कर सकते हैं, संभावना भी है, लेकिन इच्छा शक्ति पता नहीं कितनी है। क्योंकि पूरे जब सरकार को हम देखते हैं तो उसमें ये इच्छा शक्ति नजर नहीं आती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। तो कितने भी आप काबिल हों, लेकिन जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलना चाहेगा, जब तक आज पंचायती राज संस्थाओं से शिक्षकों को बाहर नहीं निकालेंगे, ना तो शिक्षा का भला होगा और ना ही शिक्षकों का भला होगा। तो इन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार की जो पूरी कार्यप्रणाली है, और खासकर शिक्षा को लेकर, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति और शिक्षा की स्थिति सुधरने वाली है।
और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है इतनी पेचीदी बना दी गई है, इतना नियम कानून है कि खुद जो विभाग है वही इसका पालन नहीं करता और झेलना पड़ता है छात्रों को कई कई साल जो है वो नियोजन प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है, ट्रेंड होना पड़ता है, बावजूद इसके हमेशा नियम बदलते रहते हैं और इससे पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी खराब प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब शिक्षक ही असंतुष्ट रहेंगे, नाखुश रहेंगे, तो उनसे अच्छे शिक्षा की कामना नहीं की जा सकती है। ऐसा ही हो रहा है। तो ज़रूरत है बिहार में पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने का और शिक्षकों के लिए एकदम साफ सुथरी और सटीक, बिना किसी लाग लपेट के सीधा साधा प्रक्रिया अपनाया जाए और उनको स्कूलों में भेजा जाए जहां पर वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और उनकी जितनी भी मांगे हैं, वेतनमान संबंधित, सेवा शर्तें संबंधित, इन सभी को पूरा किया जाए, तभी बिहार में शिक्षा पटरी पर आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अमित विक्रम जी, आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कैमरामैन हीरा जी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।